हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कार्तिक ऑफिस से दोपहर में खाना खाने आया और उसकी नज़र सामने वाले घर पर गई। वो घर करीब साल भर से बंद था। उस घर के मकान मालिक पहले रहते थे यहाँ। उनके दो बच्चे थे, दोनों लगभग कार्तिक की उम्र के ही थे। लेकिन करीब एक साल पहले उन अंकल का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और वो लोग वहाँ से चले गए। तब से ये घर खाली पड़ा था। कार्तिक ने 4 साल पहले बेंगलोर के एक अच्छे कॉलेज से एमबीए किया था और एक साल नौकरी करने के बाद खुद का बिजनेस करने का विचार किया। अपने एक दोस्त विक्रम के साथ मिलकर ये कंपनी फैशन वर्ल्ड शुरू की। दोनों दोस्तों ने एमबीए भी साथ किया और अब पार्टनरशिप में कंपनी खोली है। कार्तिक ने खुद अपनी मेहनत से बच्चों के कपड़े बनाने की ये छोटी सी कंपनी शुरू की है, जो धीरे धीरे बाज़ार में अपनी पहचान बना रही है और ग्रोथ कर रही है। उसके घर में मम्मी सोनम गुप्ता, पापा सतीश गुप्ता, दादू प्रकाश गुप्ता और एक छोटी बहन रीतू गुप्ता है। उसके पापा एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं। लेकिन अब कार्तिक उनको अपने साथ अपनी कंपनी में लगाना चाहता है। पापा के रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं, इसलिए वो नौकरी के साथ कार्तिक को भी बिजनेस में मदद करते हैं। माँ सोनम हाउसवाइफ हैं और रीतू अभी कॉलेज में है। वो इंजीनियरिंग के दूसरे साल में। दादी का स्वर्गवास 10 साल पहले हो गया। दादू रिटायर हो गए हैं। वो अपने उम्र के दोस्तों के साथ सुबह योगा और शाम को पार्क में गपशप करते हैं। दोस्तों के साथ कभी कभी घूमने भी चले जाते हैं। कुल मिलाकर एक खुशहाल फैमिली है। आज कार्तिक एक फ़ाइल लेने दोपहर में घर आया है और सोचा आज लंच घर पर करता हूँ, माँ के हाथों का बना हुआ। रोज़ तो कैंटीन का ही खाना पड़ता है। वो अक्सर डिनर सबके साथ करता है, लेकिन कई बार वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता है तो डिनर भी सबके साथ नहीं कर पाता है। नया नया बिजनेस है तो भाग दौड़ भी बहुत करनी पड़ती है। आज इस सामने वाले घर के आगे ट्रक खड़ा है, उसमें से सामान उतर रहा है और कुछ लोग घर में भी खड़े हैं। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो एक संदूक उतार रही थी और उसके हाथ में वो संदूक लड़खड़ा रहा था। गिरा गिरा अब गिरा नहीं गिरा। कार्तिक संदूक के झुकाव को देखकर खुद ही बड़बड़ा रहा था। संदूक गिर ही गया। मोहतरमा, ये मजदूर शोपीस के लिए बुलाए हैं क्या? उनको उनका काम करने दो। आप क्यों तकलीफ़ कर रही हो? कार्तिक उस लड़की से बोला जो अब संदूक को उठाने की कोशिश कर रही थी। जी आप मुझसे कह रहे हैं? नहीं, मैं तो इस हवा से कह रहा हूँ, शायद सुन ले। जी? क्या जी जी लगा रखा है? मैं आप ही से कह रहा हूँ, ये संदूक मज़दूरों को उठाने दें। आपके बस का नहीं। इसमें मेरी कुछ कीमती सामान है जिसे मैं किसी दूसरे के हाथों में नहीं दे सकती। आप कृपया मेरी मदद करेंगे इसे उठाकर अंदर रखने में। क्या हीरे मोती भर रखे हैं इसमें? जी, उनसे भी कीमती सामान है इसमें। मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे मेहनताना क्या मिलेगा? जी, हे भगवान, कहाँ फंस गया। उसकी सुई तो जी से आगे बढ़ ही नहीं रही है, जी पर ही अटक गई है। जी कुछ नहीं। लाओ, किधर रखना है ये संदूक? जी इसे बस अब एक बार भी और जी नहीं। आपका यह जी पुराण बंद करो और इसे उठवाने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ, कार्तिक उस लड़की के साथ मिलकर उस संदूक को अंदर घर में रख देता है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। घर के अंदर कार्तिक को एक अंकल आंटी मिलते हैं। नमस्ते बेटा, कहाँ रहते हो? जी आपके सामने वाले घर में। कार्तिक के जी कहने पर वो लड़की उसे घूरकर देखने लगती है और कार्तिक उसके घूरने को नज़रअंदाज कर वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर आकर माँ से बात करता है। माँ, सामने कोई रहने आया है क्या? हाँ, आज सुबह से सामान तो उतर रहा है, अभी बात नहीं हुई है मेरी उनसे। सोच रही हूँ चाय नाश्ता भिजवा देती हूँ, क्योंकि अभी रसोई तो जमी नहीं है उनकी और थक भी गए होंगे। वाह मेरी मदर इंडिया, सबकी चिंता ख़त्म हो गई हो तो कुछ अपने बेटे की भी चिंता कर लो। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कार्तिक प्यार से अपनी माँ के साइड से गले लगकर बोला। हाँ, तू हाथ मुँह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगा कर रखती हूँ। माँ प्यार से उसके बालों पर हाथ घुमाकर बोली। माँ ने कार्तिक को खाना देकर खुद भी उसके साथ ही खाया। फिर वो थोड़ा चाय नाश्ता नौकर के साथ सामने वाले घर भी भिजवा दिया। कार्तिक भी खाना खाकर और अपनी फाइल लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। कार्तिक ऑफिस आकर अपने काम में उलझ गया और सुबह की घटना भूल गया। कार्तिक की सेक्रेटरी गीता कार्तिक को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो शादी करने तक का सफ़र करने में यकीन नहीं रखती। कार्तिक गीता को फाइल लेकर अपने कैबिन में बुलाता है। गीता, आज कहाँ पर मीटिंग्स हैं, उनके डिटेल्स दो और थोड़ा जल्दी। गीता मीटिंग्स बताने के लिए कार्तिक के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बहन, आप थोड़ा दूर से बताएंगी तो भी मुझे सुनाई देगा।
सर आप मुझे बहन ना बोला करिए, गीता ही बोला करिए। बहन जी आप अपने लिमिट में रहेंगी तो मुझे बहन बोलने की ज़रूरत नहीं है। एचआर में इन्फॉर्म करो कि एक सीए उम्मीदवार के लिए इंटरव्यू अरेंज करें। हमारे पुराने सीए नौकरी छोड़ रहे हैं, अपने बेटे के साथ रहने जा रहे हैं। अब जाओ और काम पर लगो। गीता मुंह बनाकर निकल जाती है। अपने आप को समझता क्या है, अच्छे अच्छे मुझसे बात करने को तरसते हैं, लेकिन हाय मेरा दिल इस घमंडी पर आ गया है। सोनिया सुनना, क्या मैं ख़राब दिखती हूँ, सुंदर नहीं हूँ क्या? गीता अपनी दोस्त सोनिया से पूछती है। तू तो लाखों में एक है, क्यों क्या हो गया? अरे वो घमंडी मुझे बहन जी बोलता है, मुझ पर नज़र ही नहीं डालता। वो हमारे बॉस हैं, उनके बारे में ऐसा मत बोल। और वैसे भी वो ऑफिस स्टाफ के साथ प्रेम कहानियाँ चलाएंगे तो ऑफिस का माहौल कैसा हो जाएगा। लेकिन मैं मेरे दिल का क्या करूं? वो उसके घुंघराले बालों में अटक गया है तो अपने दिल से बोल, उन बालों से जुएं निकाल ले। कार्तिक एक बहुत ही हैंडसम बंदा है। घुंघराले घने बाल, ऊंचा कद, जिम में मेहनत से बना हुआ कसरती बदन, गोरा रंग और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। कॉलेज में भी लड़कियां उसके साथ दोस्ती करने को लालायित रहती, लेकिन वो एक हद से ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। और कोई ज़्यादा पास आने की कोशिश करती तो वो उसे बहन बोलकर दूर कर देता। पूरा दिन ऑफिस में बिताकर कार्तिक शाम को घर जाता है। उसकी नज़र सामने घर पर जाती है। वहाँ वो सुबह वाली लड़की को लॉन में बैठे देखता है। उसकी नज़रें कहीं शून्य में देख रही होती हैं। ऐसा लगता है वो कहीं विचारों में खोई है, आसपास का कुछ भी पता नहीं है उसे। उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है। उस उदासी में मासूमियत मिली है, एकदम मासूम चेहरा। कार्तिक एकटक उसे देखता रह जाता है। लंबी कमानदार भौहें, दूध में केसर घुलाओ ऐसा रंग, काले लंबे बाल जो कमर तक आ रहे थे, गोल अंडाकार चेहरा और काली गहरी उदासी लिए उसकी आंखें। उसके बाल उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन वो अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था। तभी उस लड़की को किसी की नज़रें अपने ऊपर होने का एहसास होता है और वो कार्तिक की तरफ देखती है। कार्तिक घबराकर नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। सोचता है, ये मुझे क्या हो गया था? ज़िंदगी में इतनी लड़कियों से अपने आप को बचाया और ये क्या हो गया? कभी किसी लड़की ने अपनी तरफ ऐसे आकर्षित नहीं किया। जय हनुमान। वो लड़की भी अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेती है और फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। ये जी मैडम तो कुछ ज़्यादा ही अपने में गुम रहती है, मुझे क्या? और अपने कंधे उचकाकर कार्तिक घर के अंदर चला जाता है। हाय भैया, हाय छोटी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम दौड़ रही है, अगले महीने एग्ज़ाम से पास होने के आसार हैं या नहीं? दिन भर तो मोबाइल और दोस्तों में लगी रहती है, 2-2 घंटे तक दोस्तों से बातें करती रहती है। भैया आपने जैसा समझा है क्या? दोस्तों से तो पढ़ाई की बातें करती हूँ। छोटी, ये जो तू मुझे समझा रही है ना, वो जब मैं कॉलेज में था तब माँ पापा को बहुत समझा चुका हूँ। कुछ नया बहाना ढूंढ। अरे तुम दोनों जब भी मिलते हो लड़ना शुरू हो जाते हो। माँ उन दोनों की बहस सुनकर कहती है, माँ भैया से बोलो, वो हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। चलो अब कोई बहस नहीं, अब खाना खाने बैठ जाओ। कार्तिक की नज़र खिड़की से सामने जाती है तो देखता है सुबह वाली लड़की अभी भी लॉन में बैठी है और शून्य में देख रही है। ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन वो सबसे बेखबर होकर अपने ही ख्यालों में गुम कुछ सोच रही है। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम पर निकल गए। कार्तिक और उसके पापा ऑफिस, दादू अपने एक दोस्त के यहाँ और रितु अपने कॉलेज। सोनम जी घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने वाली पड़ोसन खड़ी थी। उनको अंदर बुलाया। दोनों बातचीत में लग गई और उन्होंने अपने परिवार का परिचय दिया। उनके परिवार में वो खुद सीमा जी, उनके पति अजय मिश्रा और उनकी बेटी सौम्या है। सोनम जी ने पूछा कि उनकी बेटी क्या करती है और उसे क्यों साथ नहीं लाई। तब सीमा जी ने उसके बारे में बताया कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ आकर भी चली गई हैं। वो कहीं आती जाती नहीं है और ना ही किसी से मिलना पसंद करती है। ऐसा क्यों? सोनम जी ने पूछा। तब सीमा जी ने सौम्या के बारे में बताया। सौम्या और उसके पति राजीव दोनों शादी से पहले एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। राजीव बहुत अच्छा लड़का था, व्यवहार का बहुत अच्छा था, संस्कारी और समझदार लड़का था, दिखने में भी बहुत अच्छा था। जब घर में सौम्या की शादी की चर्चा चली और उसके लिए लड़के देखने लगे तो सौम्या ने राजीव के बारे में बताया। उन लोगों में राजीव के बारे में खोजबीन करवाई। राजीव का परिवार उनकी तरह ही मध्यम वर्गीय था, छोटा सा परिवार था। राजीव के परिवार में उसके पापा सुशील वर्मा जो एक सरकारी अधिकारी थे, एक बड़ा भाई जो शादीशुदा था, वो भी अच्छी नौकरी में था, उसकी माँ और भाभी हाउसवाइफ थे। काफ़ी अच्छे लोग थे, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा था। उधर राजीव ने भी अपने घर में सौम्या के बारे में बताया। वो लोग भी सौम्या के परिवार से मिले। उन सभी लोगों को राजीव और सौम्या की जोड़ी एकदम सही लगी। वो सभी लोग एक दूसरे के परिवार से संतुष्ट हो गए।
कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद सौम्या के ससुराल में सभी लोग सौम्या से बहुत प्यार करते थे। जेठ ने उसके जीवन में भाई की कमी पूरी कर दी थी। जेठानी तो उसकी सहेली और बड़ी बहन जैसी हो गई। सास ससुर भी उसे बेटी की तरह ही रखते। सास तो उसकी दूसरी माँ ही हो गई थी। राजीव एक बेहतर जीवन साथी साबित हुआ। दोनों साथ में ऑफिस जाते और साथ में ही शाम को घर वापस आते। दोनों बहुत खुश थे। सौम्या सुबह जितना हो सकता घर का काम कर जाती, बाकी काम उसकी सास और जेठानी संभाल लेती। शाम को वापस आती तब तक उसकी सास और जेठानी शाम के खाने की पूरी तैयारी करके रखती। सौम्या को सिर्फ रसोई साफ करने का रहता। सौम्या बहुत खुश थी उसके घर में। वो सभी लोग भी सौम्या से बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र बहुत कम होती है। ऐसा ही सौम्या के साथ हुआ। उसकी खुशियों को भी नज़र लग गई। दुख ने उसके घर का दरवाज़ा देख लिया। देखते देखते सौम्या के विवाह को 1 साल हो गया। समय गुजरते पता ही नहीं चला। सौम्या की शादी को 1 साल हुआ तो उसके सास ससुर ने कहा कि पूरा परिवार इस अवसर पर गांव में कुलदेवी के दर्शन कर आते हैं। इस बात पर उनका पूरा परिवार जाने के लिए तैयार हो गया। सबने साथ ले जाने का सारा सामान पैक किया। साथ ले जाने का खाना पीने का सामान भी पैक कर लिया। पूरा परिवार खुशी खुशी सुबह जल्दी गांव के लिए निकल गया। शाम तक वो लोग गांव पहुंच गए। वहां उसके ससुर के भाई और दूसरे रिश्तेदार रहते थे। उसके ससुर का भी वहां घर था जिसे उनके भाई ने साफ करवा रखा था। वो सभी लोग सौम्या के परिवार से मिलकर बहुत खुश हुए। शाम का खाना साथ में खाकर उस दिन उन लोगों ने आराम किया। अगले दिन सौम्या का परिवार और उसके ससुर के भाई का परिवार कुल देवी के दर्शन को जाते हैं। वहाँ सभी लोग दर्शन करते हैं। पंडित जी पूजा करवाते हैं। वो सभी को प्रसाद और आशीर्वाद देते हैं। सौम्या को भी शादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। सौभाग्यवती भवे पुत्रवती भवे। पंडित जी पुत्रवती क्यों ना भवे। राजीव पंडित जी के साथ मस्करी करता है। बेटा पुत्र तो मोक्ष दिलाएगा, इसलिए पुत्रवती भवे तो क्या पुत्री नरक दिलाएगी। बेटा यह आशीर्वाद तो सदियों से हमारे फुड़के देते आए हैं, तो हम भी दे रहे हैं। पंडित जी अब थोड़ा मॉडर्न हो जाइए, आशीर्वाद को थोड़ा चेंज कर लीजिए। पति से झगड़ने के लिए लंबी जिंदगी हो दोनों की और पुत्रवती भवे। ऐसा बोलकर राजीव सौम्या की तरफ देखकर होंठ दबाकर हंसता है। उसकी बात सुनकर सभी हंस देते हैं। पंडित जी भी खिसियानी हंसी हंस देते हैं और फिर सभी वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सौम्या का परिवार सारे रिश्तेदारों से मिलकर वापस शहर की ओर निकल जाता है। सौम्या को वहाँ गांव में सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि साल में एक बार तो वो सभी से मिलने गांव ज़रूर आएगी। सभी लोग पूरे रास्ते कार में हंसी मजाक करते हुए उनका सफ़र निकल जाता है। कार राजीव चला रहा था। जब कार शहर में प्रवेश करती है तभी पीछे से तेज गति से आता हुआ एक ट्रक राजीव की कार से टकरा जाता है। शायद सुबह का समय होने से ट्रक के ड्राइवर को थोड़ी झपकी सी आ गई थी और ट्रक बेकाबू हो गया। कार में बैठे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कार के शीशे टूट गए। कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ट्रक का ड्राइवर तो ट्रक लेकर भाग गया। घटनास्थल पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में से किसी ने एम्बुलेंस बुलवाई और सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। सौम्या ने अंतिम बार उसकी मम्मी से बात की थी तो किसी ने उसके मोबाइल से उसकी मम्मी को फ़ोन लगाकर दुर्घटना की सूचना दी। सौम्या के मम्मी पापा भी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां सभी लोगों को तुरंत दाखिल करके इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स ने सभी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी इतनी बुरी तरह से घायल थे कि सौम्या के परिवार में किसी को नहीं बचा पाए। जब सबकी चिता का एक साथ दाह संस्कार किया गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति चित्कार उठा। वो दृश्य देखकर उस ईश्वर की आंख में भी आंसू आ गए होंगे। सौम्या को भी बहुत चोटें आई थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में अपने घर वालों को खोने का दुख लिखा था, इसलिए उसको उम्र ज़्यादा दे दी। सिर्फ सौम्या ही बच पाई। वो भी 15 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रही, लेकिन बच गई। वो हॉस्पिटल में पूरे समय राजीव और अपने घर वालों के बारे में पूछती रहती थी, तो उसको बता देते थे कि सभी लोग ठीक हैं। फिर वो पूछती, सभी ठीक हैं तो मुझे मिलने क्यों नहीं आते। बेटा उन सभी को बहुत चोटें आई हैं, इसलिए डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। मैं ठीक होकर घर जाऊंगी ना तो उन सबको मैं इतना ख्याल रखूंगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और मम्मी आप देखना, राजीव तो मुझे देखकर ही दौड़ने लग जाएंगे। हाँ बेटा ऐसा ही होगा, लेकिन कोई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता। कम से कम मैं बात तो कर लूँ सभी से, राजीव की आवाज़ ही सुन लूँ। सबके फ़ोन भी टूट गए ना दुर्घटना में। जब सब ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत मुश्किल से सौम्या को समझाया जाता था। जिस दिन सौम्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई और उसे सच्चाई पता चली तब उसे संभालना मुश्किल हो गया। वो इतना चीखी चिल्लाई कि उसके सात आसमान भी रो दिया। वो बार बार मरने चली जाती, बार बार घर के बाहर निकल जाती मरने के लिए। उसे नींद के इंजेक्शन देकर सुलाया जाता।
उसकी हालत देखकर शायद उस ऊपर वाले को भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ होगा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मुझे किस गुनाहों की सज़ा मिल रही है? मुझे नहीं जीना, राजीव के पास जाना है। सौम्या बार बार यही बोलती जाती। धीरे धीरे समय के साथ वो संभलती गई, लेकिन जैसे उसके अंदर जीने की चाह ख़त्म हो गई हो। उसने नौकरी भी छोड़ दी, कहीं आना जाना, किसी से मिलना जुलना सब छोड़ दिया है। सौम्या की ज़िंदगी की कहानी सुनकर सोनम जी की आंखों से कब आंसू बहने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। वो सौम्या की मम्मी सीमा जी से बोली, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, अब ईश्वर ही उसके दुखों का निवारण करेगा। बहुत परीक्षा ले ली ऊपर वाले ने बच्ची की, लेकिन अब सब अच्छा होगा। काश आपकी बात सच हो जाए तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी संवर जाए। आप चिंता ना करें, अब अच्छा ही होगा। अब आप उसे जॉब पर वापस जाने के लिए तैयार करो। थोड़ा बाहर निकलेगी, लोगों से मिलेगी तो उसका मन बहलेगा। काम में व्यस्त रहेगी तो बुरे विचार दिल में नहीं आएंगे। हाँ, हम उसे समझाते रहते हैं, अगले महीने से जाने का कह रही है। सोनम जी उनके पूरे परिवार को अगले दिन डिनर का निमंत्रण देती हैं और सौम्या को साथ में लाने पर जोर देती हैं, जिसे सीमा जी स्वीकार करते हुए कहती हैं कि वो सौम्या को साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगी। अगले दिन शाम को सोनम जी के घर के लोग अपने अपने काम से घर आते हैं। आज तो खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या खास बन रहा है? आज घर पर कुछ खास मेहमान डिनर पर आ रहे हैं, उनके लिए बन रहा है। इतने में घर की घंटी बजती है। कार्तिक दरवाज़ा खोलता है। सामने सौम्या के मम्मी पापा होते हैं। वो उनको नमस्ते करके घर के अंदर बुला लेता है, लेकिन साथ में उस अजनबी लड़की को ना पाकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे उस अजनबी लड़की का नाम नहीं मालूम और ना ही उसका कोई परिचय हुआ है। वो बस इतना जानता है कि वो लड़की सामने घर में रहने आई है। इतने में वो लड़की सौम्या दरवाजे के साइड से धीरे से निकलकर कार्तिक के सामने आ जाती है। उसका सिर नीचे झुका होता है। वो सिर उठाकर कार्तिक को देखती है। हमेशा की तरह उसकी आंखों में उदासी होती है, लेकिन उन उदास आंखों में एक अजीब सी कशिश होती है। जो भी इंसान उन आंखों में झांक ले तो उनमें डूब कर रह जाए। कार्तिक भी थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता रहता है। उसे आसपास का कोई होश नहीं रहता है। उसे उन गहरी काली आंखों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। अरे सौम्या बेटा, अंदर आओ, सोनम जी आवाज़ लगाती हैं। तब कार्तिक को होश आता है। वो हेलो बोलकर दरवाजे से साइड होकर सौम्या को अंदर आने की जगह देता है। सौम्या अंदर आकर कार्तिक के मम्मी पापा और दादू को नमस्ते करती है और रीति उसके साथ हाथ मिला लेती है। सोनम जी सबका आपस में परिचय कराती हैं, लेकिन सौम्या के बारे में ज़्यादा नहीं बताती, सिवाय इसके कि वो सीमा जी और अजय जी की बेटी है, क्योंकि उन्हें लगा कि सौम्या के बारे में ज़्यादा बताने से सौम्या को दुख होगा। वैसे भी वो बहुत उदास है। सोनम जी के परिवार के लोग भी सौम्या से ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। वो लोग सौम्या के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। सभी लोग डिनर करने बैठते हैं। कार्तिक और सौम्या आमने सामने बैठे थे। कार्तिक का ध्यान खाने में नहीं था, वो तो बस सौम्या की उदास आंखों में उलझकर रह गया था। सौम्या ने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी और बालों की पोनी बना रखी थी। कोई श्रृंगार उसके चेहरे पर नहीं था, सिर्फ आंखों में हल्का सा काजल था। लेकिन उसकी सादगी में भी एक आकर्षण था। वो सादगी में भी भला की खूबसूरत लग रही थी। भैया, लगता है आज आप ऑफिस में ही खा कर आए हैं, इसलिए आपका पेट भरा हुआ है। आपका खाने में ध्यान ही नहीं है, रीतू बोली, जो सौम्या के पास की कुर्सी पर बैठी थी और बड़े ध्यान से कार्तिक की हरकतों को देख रही थी। मैं वो खाना खाकर आया था, इसलिए ज़्यादा भूख नहीं है। कार्तिक अपनी चोरी पकड़ी जाने पर हड़बड़ा कर बोला। वो रीतू को खा जाने वाली नज़रों से देखता है और आंखों में ही धमकी देता है, तुझे तो मैं देख लूँगा। पहले तो आप जो देख रहे हैं वो देखना बंद करें, मुझे बाद में देख लेना। ऋतु कार्तिक को छेड़ते हुए कहती है। सौम्या इस बीच कभी नज़र उठाकर नहीं देखती। वो सिर्फ जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देती है, वो भी सिर्फ हाँ या ना। ऋतु और सोनम जी उससे बातें करती रही। सोनम जी सौम्या की मनोस्थिति जानती थी, लेकिन ऋतु ने सोचा कि शायद नई जगह होने से सौम्या को सामंजस्य से बैठाने में समय लगेगा, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रही है। कार्तिक मन ही मन सोचता है बजरंग बली, ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं क्यों सौम्या के आगे इतना बेबस होता जा रहा हूँ? मेरा खुद पर नियंत्रण क्यों नहीं रहता? वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि क्या टपोरी इंसान है, बस घूरना आता है। अब जब भी ये सामने आएगी मैं काला चश्मा लगा लूँगा, लेकिन रात में काला चश्मा कैसे लगेगा? मैं कैसा कार्टून दिखूँगा? हे पवन पुत्र, क्या करूँ मैं? सभी हंसी खुशी डिनर ख़त्म करके आपस में विदा लेते हैं। सौम्या भी सबसे मिलकर घर जाने लगती है। वो एक नज़र कार्तिक को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ये देखकर कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी बत्ती सी बाहर आ जाती है। अगले दिन कार्तिक ऑफिस जाता है। आज ऑफिस में नए सी एक उम्मीदवार के चयन के लिए इंटरव्यू था।
जब कार्तिक ऑफिस पहुंचता है तो वहां हॉल में कई उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए इंतज़ार करते दिखाई देते हैं। उन्हीं में से उसे एक कुर्सी पर हमेशा की तरह सिर नीचे किए हुए बैठी सौम्य दिखाई देती है। ये लड़की भी मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई है कि हर जगह नज़र आ रही है, यहाँ ऑफिस में भी नज़र आ रही है, और वो भी अपने एक ही अंदाज में। कैसा नज़रों का भ्रम है। और वो सिर झटक कर केबिन में चला जाता है। इंटरव्यू में पैनल में कार्तिक, उसका पार्टनर विक्रम और एक फाइनेंस मैनेजर होते हैं। एक के बाद एक उम्मीदवार आते हैं और इंटरव्यू देते हैं। अगला नाम पुकारा जाता है, सौम्या वर्मा। ये सुनकर कार्तिक चौंक जाता है। सौम्या तो मिश्रा है, ज़रूर कोई दूसरी सौम्या होगी। लेकिन जो लड़की अंदर आती है उसे देख कार्तिक बुरी तरह से चौंक जाता है। ये तो वही सौम्या है, लेकिन ये वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है। वहीं सौम्या भी कार्तिक को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये कंपनी कार्तिक की है। लेकिन वो दोनों अपने आप को एकदम सामान्य बना लेते हैं। सौम्या का इंटरव्यू होता है। चूँकि वो पहले भी जॉब कर चुकी है और उसे काम का काफ़ी अनुभव भी है, इसलिए उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। उसे फाइनेंस मैनेजर बोलता है कि वो रिज़ल्ट के बारे में उसको मेल कर देंगे। सौम्या एक नज़र कार्तिक को देखती है और उठकर बाहर आ जाती है। कार्तिक अभी भी सोच रहा था कि यह हकीकत है या सपना। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू हो जाते हैं। अंत में परिणाम में चयन सौम्या का किया जाता है, क्योंकि उसका इंटरव्यू भी अच्छा था और काम का अनुभव भी था। उसका रिकॉर्ड भी अच्छा था। लेकिन कार्तिक रोज़ सौम्या को देखने के ख्याल से घबरा जाता, क्योंकि फाइनेंस वो देखता था और विक्रम मार्केटिंग, तो उसे रोज़ सौम्या से मिलना ही पड़ता। इतने सारे उम्मीदवारों ने अच्छा इंटरव्यू दिया है, उनमें से कोई चयनित कर लो। वो कविता और मितेश दोनों का भी रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन हमारी कंपनी के लिए जैसी योग्यता चाहिए और जो कंपनी की शर्तों पर पूरी उतरती है, वो सौम्या वर्मा ही है। विक्रम कहता है, नहीं, मितेश या कविता दोनों में से एक को कर लिया जाए, वो दोनों भी योग्य हैं। क्यों, तुझे सौम्या वर्मा से क्या प्रॉब्लम है? कोई निजी दुश्मनी है, या तुझे डेट से मना कर दिया, या फिर तुझे घास नहीं डाली थी कॉलेज में? लेकिन वो तो हमारे कॉलेज में थी ही नहीं। विक्रम कार्तिक को अजीब नज़रों से घूरते हुए पूछता है। अरे क्या यार, तू भी घास बकरी डेट लेकर बैठ गया? तो क्या बात है, तू बता। जब सौम्या कंपनी के लिए एकदम सही उम्मीदवार है, तो अब तू क्यों मना कर रहा है? कोई उचित कारण हो तो बता। मैं इसलिए कह रहा था। हाँ, तो अब बकरी की तरह आराम से मैं करता रहे। कंपनी के लिए सौम्या वर्मा ही सही उम्मीदवार है, और एचआर में बोल देता हूँ उस मेल करने के लिए। विक्रम उठकर चला जाता है। कार्तिक भी अपने केबिन में आ जाता है। ये सौम्या यहाँ आ जाएगी तो मैं काम कैसे करूँगा, कंपनी कैसे चलेगी? कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी मेरी है या नहीं। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। चल बेटा, अब ओखली में सर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। उस सौम्य नाम की बला से ज़्यादा दूर रहना होगा। लेकिन वो भी तो नहीं होता। ये दिल तो उसकी आंखों में ही डुबकी लगाता है। लेकिन वो तो मिश्रा थी, वर्मा कैसे हो गई? उसकी फाइल में भी सौम्या वर्मा लिखा है। क्या रहस्य है इस लड़की में? बेटा कार्तिक, सोचना कम कर और थोड़ा काम कर ले, विक्रम अंदर आते हुए बोलता है। सौम्या को मेल कर दिया है और एक हफ्ते में उसे ज्वाइन करना है। कार्तिक कोई जवाब नहीं देता और उठकर केबिन से बाहर निकल जाता है। इसे क्या हुआ, विक्रम सोचता है। शाम को कार्तिक ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है आज भी सौम्या अपने घर की लॉन में वैसे ही उदास आंखों से शून्य में देखते हुए बैठी है। लेकिन उसका ध्यान कार्तिक की तरफ नहीं जाता। वो शून्य में कुछ सोच रही है। कार्तिक उसे देखता रह जाता है। उसे लगता है कुछ तो खास है इस चेहरे में, जो दिल मेरा इसी का मुंतज़िर है। कुछ खास है इन आँखों में, जो दिल मेरा उसमें डूबने को तमन्नाई है। कुछ खास है इन जुल्फ़ों में, जहाँ दिल मेरा पनाह चाहता है। लो, अब मैं शायर भी बन गया। यही एक कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। भैया, हमारे घर का दरवाज़ा उधर नहीं इधर है, रितु हंसते हुए बोली, जो छत पर खड़ी थी और कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक रितु को घूरते हुए घर के अंदर आ जाता है। सौम्या अब कार्तिक के ऑफिस में आ रही है। अगले दिन कार्तिक ऑफिस जाता है। उसकी नज़र अपने केबिन के सामने सीए के केबिन पर गई। वहाँ वो सितमगर बैठी हुई थी। वो थोड़ी देर उसे देखता रहा। सौम्या अपने टेबल पर जमा रही थी। उसने आज सफ़ेद रंग का ड्रेस पहना हुआ था और उसमें वो बिल्कुल आसमान से उतरी परी लग रही थी। लेकिन उदासी ने तो जैसे उसकी आंखों में घर बसा लिया हो। सिंपल सी एक चोटी बना रखी थी और सलीके से दुपट्टा कंधों पर डाल रखा था। हमेशा की तरह उसकी सादगी में भी खूबसूरती बेमिसाल थी। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और अपनी सेक्रेटरी गीता को बुलाया। गुड मॉर्निंग सर, आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। हो गया सुबह सुबह मैं तुम्हारा फ्लर्ट चालू? आप करने ही कहाँ देते हैं, गीता धीरे से बुदबुदाई। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं सर, आप बताइए, कुछ काम था? हाँ, वो नई सीए जिसने आज ज्वाइन किया है, उसे मेरे पास भेजो और साथ में फाइनेंस मैनेजर को भी भेजो। जी सर, अभी भेजती हूँ।
थोड़ी देर बाद सौम्या और फाइनेंस मैनेजर दोनों ही कार्तिक के केबिन में होते हैं। मिस सौम्या, ये फाइनेंस मैनेजर मिस्टर जोशी हैं, ये आपको सब समझा देंगे और कोई ज़रूरत हो तो आप इनकी मदद ले सकती हैं। आप हमारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए। जी सर, मैं मिस्टर जोशी की मदद से सब मैनेज कर लूँगी, धन्यवाद। कार्तिक मिस्टर जोशी को काम समझाने को कह देता है। सौम्या और मिस्टर जोशी केबिन से बाहर चले जाते हैं। विक्रम कार्तिक के केबिन में आता है। अब तो सब ठीक है ना, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं सौम्या से? विक्रम पूछता है। तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। अब तूने रख ही लिया है इसे जॉब पर तो निभाना ही पड़ेगा ना, कार्तिक मुंह बिगाड़ता हुआ कहता है। विक्रम हंसते हुए इसके केबिन से बाहर चला जाता है। वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। बीच बीच में कार्तिक सौम्या के केबिन की तरफ देख लेता। सौम्या हमेशा की तरह सिर झुकाकर काम करते हुए नजर आती। शाम को वो घर जाने के लिए निकलता है तो देखता है कि सौम्या भी रिक्शा के इंतज़ार में खड़ी है। आइए, मैं भी घर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ कार में आ जाइए। सौम्या 2 मिनट सोचती है और फिर वो कार्तिक की कार में बैठ जाती है। वो क्या है ना कि मेरी स्कूटी आज बहुत दिनों बाद चलाने के लिए निकाली तो वो चालू ही नहीं हुई। मैकेनिक को दी है ठीक करने, शायद बैटरी बदलनी होगी। आज पापा ठीक करा कर ले आए होंगे, कोई बात नहीं। ठीक ना भी हुई तो आप मेरे साथ आ सकती हैं, आखिर हमारा रास्ता तो एक ही है। थोड़ी देर के लिए कार में खामोशी छा जाती है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ? कार्तिक ने कहा। हाँ जी पूछिए, आप मेरे बॉस हैं, आपको मैं कैसे मना कर सकती हूँ? नहीं, यहाँ मैं आपका बॉस नहीं, बॉस तो ऑफिस में होता हूँ। ये एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहा हूँ। जी पूछिए, ये वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आपके मम्मी पापा वर्मा और आप मिश्रा? चूँकि कार्तिक ने इंटरव्यू के समय सौम्या फाइल में पूरा परिचय नहीं पढ़ा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। वो इंटरव्यू के समय सौम्या को ही देखने में व्यस्त था। सौम्या कुछ जवाब नहीं देती, चुपचाप बैठी रहती है। तभी उनका घर आ जाता है। सौम्या एक नाराज़ सी नज़र कार्तिक पर डालकर घर की तरफ चल देती है। मैंने इसे क्या गलत पूछ लिया कि मोहतरमा नाराज़ हो गई? थैंक्स भी नहीं कहा। शाम को कार्तिक के घर सब डिनर कर रहे थे। तभी कार्तिक बताता है कि सामने पड़ोस वाली सौम्या उसके ऑफिस में जॉब करती है। आज इसे ज्वाइन किया है, लेकिन उसका वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? कार्तिक का दिमाग एक ही जगह अटक गया है, वर्मा और मिश्रा में। जब तक ये गुत्थी सुलझा नहीं लेता उसके दिल को चैन नहीं। क्या मतलब? कार्तिक की मम्मी पूछती हैं। सामने अंकल की फैमिली तो मिश्रा है, तो फिर ये सौम्या वर्मा क्यों है? तब उसकी मम्मी सबको सौम्या की कहानी बताती हैं। उसे सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इतनी प्यारी बच्ची की खुशियों की उम्र कितनी छोटी, उसने छोटी सी ज़िंदगी में कितने दुख देख लिए। कार्तिक के पापा बोलते हैं। कार्तिक भी सोचता है कि इसीलिए सौम्या की आंखें हमेशा उदास रहती हैं। वो हमेशा कहीं गुम सी रहती है। उसका दिल बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि क्या करे कि सौम्या की ज़िंदगी वापस खुशियों से भर जाए। अगले दिन सौम्या की स्कूटी ठीक हो जाती है, इसलिए वो स्कूटी से ऑफिस जाती है। जब वो स्कूटी से निकलती है तभी कार्तिक भी अपनी कार लेकर निकलता है और सौम्या को स्कूटी से जाते देखता है। ऑफिस पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। कार्तिक बीच बीच में सौम्या के केबिन की तरफ देख लेता है। हमेशा की तरह सौम्या सिर झुकाए अपना काम करती नजर आती है। वो ऑफिस में भी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती और ना ही किसी से बात करती है। अपना काम ही करती रहती है। लंच में कार्तिक उसे केबिन में बुलाता है। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम ऑफिस में अभी किसी को ज़्यादा जानती नहीं हो और अकेले लंच करोगी तो मेरे साथ लंच कर सकती हो। थैंक यू सर, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है अकेले लंच लेने में। मुझे अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद है। ऐसा बोलकर सौम्या कार्तिक के केबिन से निकल जाती है। लंच के बाद कार्तिक सौम्या के केबिन की तरफ देखकर कुछ सोचता है। तभी विक्रम उसके केबिन के अंदर आता है। वहाँ दाल नहीं गलने वाली? क्या मतलब? जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान, मुझे खबर है, लेकिन वो शादीशुदा है। किसकी बात कर रहा है तू? अब अनजान बनने का नाटक मेरे सामने तो मत ही कर। मैं सौम्या की बात कर रहा हूँ। तुझे मालूम है क्या वो शादीशुदा है? हाँ, उसकी फ़ाइल पड़ी थी, इंटरव्यू लिया तब। तूने भी तो पढ़ा था। लेकिन कार्तिक विक्रम को नहीं बताता है कि सौम्या के साथ क्या हादसा हुआ है और वो विधवा है। कार्तिक फाइनेंस के कुछ काम से सौम्या को केबिन में बुलाता है। वहाँ सौम्या से डिस्कस करके उसके सारे फाइनेंस के केस निपट जाते हैं। कार्तिक सौम्या के दिमाग का कायल हो जाता है। वो सोचता है जितनी मासूम और खूबसूरत है उतनी ही दिमाग से भी होशियार है। ब्यूटी विद ब्रेन है। सौम्या, तुम हमेशा खामोश रहती हो। मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, हम पड़ोसी भी तो हैं। सर, ऑफिस में आप मेरे बॉस हैं, ऑफिस के बाहर तो बॉस नहीं मैं। वहाँ तो तुम मुझे दोस्त मान ही सकती हो। जी, कोशिश करूँगी दोस्ती की, लेकिन मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। सौम्या मुस्कुरा कर कहती है। लेकिन मैं लोगों कहाँ हूँ, मैं तो अकेला इंसान हूँ। जी ठीक है। कार्तिक की बात पर सौम्या हंस देती है और केबिन से बाहर चली जाती है। आज तो मैंने भगवान से कुछ और भी मांगा हो तो मिल जाता।
आज तो जी मैडम हंसी भी और मुस्कुराई भी। आज पहली बार उसके जी पर मुझे गुस्सा नहीं आया। कार्तिक सौम्या को पहली बार हंसते मुस्कुराते देख खुश होकर मन में सोचता है, हे बजरंगबली, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे थोड़ा अलग रास्ते पर चल रहा हूँ। आप मुझसे नाराज़ मत होना। मैं भी क्या करूँ, उन गहरी आंखों को देखते ही मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। फिर मुझे आपका रास्ता याद नहीं रहता बजरंगबली। हम दोनों की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, इसलिए वो दोस्ती का ख्याल करके मुझसे नाराज़ मत होना। वो अकेले अकेले मुस्कुराते हुए गुनगुनाता है। गीता केबिन के बाहर खड़ी होकर कांच से अंदर कार्तिक को अजीब नज़रों से देखती है और तभी कार्तिक की भी नज़र उस पर पड़ती है। अंदर आ जाओ। सर, आपको क्या हो गया? आज पहली बार आपको अकेले मुस्कुराते और गुनगुनाते देखा है। कुछ नहीं, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सर, ये कहीं सपना तो नहीं? गीता खुद को चिकोटी काटती है। आज आपने मेरी तारीफ़ की है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी सेटिंग हो गई है। अब मैं आपके साथ डेट पर नहीं जाने वाली। अब नहीं, मुझे डेट वेट पर नहीं जाना। तुम सचमुच सुंदर लग रही हो। शाम को कार्तिक और सौम्या लगभग साथ ही घर पहुंचते हैं। दोनों थोड़ी देर घर के बाहर खड़े होकर बात करते हैं, जिसमें भी कार्तिक ही ज़्यादा बोलता है, सौम्या सिर्फ सुनती है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। खिड़की से सौम्या की मम्मी ये सब देखती हैं और वो अपनी बेटी में आए इस बदलाव से खुश हो जाती हैं। अब कभी कभी सौम्या अपनी मम्मी के साथ कार्तिक के घर भी चली जाती है। कार्तिक की बहन रितु से उसकी दोस्ती भी हो गई है। हालांकि रितु सौम्या से छोटी है, लेकिन बातें उसकी बड़ी और मज़ेदार होती हैं। सौम्या में ये बदलाव देखकर कार्तिक की मम्मी सोनम जी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो सौम्या को अपने दिल के करीब महसूस करती है। उसके दुख को बहुत ज़्यादा महसूस करती है। जिनकी खुद की बेटियां होती हैं वो दूसरों की बेटी के दर्द को ज़्यादा महसूस करते हैं। सोनम जी और सौम्या की मम्मी की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए भी सोनम जी सौम्या के दर्द को अपना समझने लगी हैं। सौम्या उनको अपनी बेटी जैसी ही लगने लगी है। अगले दिन सुबह सुबह में कार्तिक माँ को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाता है। आजकल देख रही हूँ तुझे ऑफिस जाने की बहुत जल्दी रहती है। पहले इतना जल्दी नहीं मचाता था। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है मम्मी, आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा रहता है। हाँ, काम के साथ साथ पड़ोसियों का भी ध्यान रखना पड़ता है भैया को। रितु भी बोल पड़ी, जो कि कार्तिक की भावना को समझने लगी थी। छोटी, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी है? ज़्यादा के साथ सही बोलने लगी हूँ मैं। नाश्ता करके सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सोनम जी साफ़ सफाई में लग जाती हैं। अगले दिन ऑफिस में कार्तिक अपने केबिन में कुछ स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहा था और उसकी नज़र सौम्या के केबिन की तरफ पड़ती है। वहाँ एक जूनियर स्टाफ का लड़का सौम्या से कुछ काम के लिए डिस्कस कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो सौम्या को छूने की भी कोशिश कर रहा था। वो बहाने से सौम्या को इधर उधर हाथ लगा रहा था और उसकी इस हरकत से सौम्या असहज महसूस कर रही थी। कार्तिक अपने केबिन से बाहर आता है और सौम्या के केबिन से उस लड़के और सौम्या को बाहर बुलाता है। बाहर सबके सामने कार्तिक उस लड़के को बोलता है, तुमको कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों सर? कार्तिक सबके सामने उस लड़के को चांटा रसीद करते हुए कहता है, मेरे ऑफिस में तुम ये हरकतें करने आते हो, लड़कियों से काम के बहाने छेड़छाड़ करते हो। मेरे ऑफिस में वही बंदा काम कर सकता है जो लड़कियों की इज्जत करना जानता हो। सभी कान खोलकर सुन ले, इस ऑफिस में जो भी लड़कियों को भोग की वस्तु समझता है और ऐसी गिरी हुई सोच लड़कियों के लिए रखता है, वो अभी ऑफिस छोड़कर जा सकता है। मैं बेइज्जत करके निकालूं उससे पहले वो खुद ही इज्जत से निकल जाए। कार्तिक की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। ऑफिस के सभी सदस्यों ने पहली बार कार्तिक को इतने गुस्से में देखा था। तुम सौम्या के पैर छूकर उससे माफ़ी मांगो और बोलो कि दीदी मुझे माफ़ कर दो। वो लड़का सौम्या के पैर छूकर दीदी बोलकर माफ़ी मांगता है। वो कार्तिक से कहता है, सर आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी आखिरी गलती है। भविष्य में फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे नौकरी से निकलने को मत कहिए। मेरा सब्र ख़त्म हो उसके पहले तुम बाहर निकल जाओ। वो लड़का सर झुकाकर ऑफिस से चला जाता है। बाकी सभी लोग स्तब्ध से खड़े रह जाते हैं। कार्तिक सबको जाने को कहता है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सभी कार्तिक की तारीफ़ करते हैं कि ऐसा बॉस सभी जगह हो तो लड़कियां सभी जगह सुरक्षित हैं। ऐसा ही समझदार बॉस होना चाहिए जो अपनी साथी महिला कर्मचारी की इज्जत करे। गीता, जो हमेशा कार्तिक के साथ फ्लर्ट करती थी, आज उसके दिल में कार्तिक के लिए फ्लर्ट की जगह एक अलग ही सम्मान की भावना आ रही थी, जो एक भगवान के लिए भक्त की होती है। सच ही है, हमारे यहाँ अधिकांश ऑफिस में लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उनको भोग और टाइम पास की वस्तु समझा जाता है। कई ऑफिस में तो खुद बॉस ही अपनी महिला कर्मचारियों की इज्जत नहीं करते। उनको हाथ लगाना और डबल मीनिंग बातें करना, भद्दे चुटकुले सुनाना और खुला ऑफर देना, ये सब आम बातें हो गई हैं ऑफिस में। अगर ऑफिस में बॉस खुद ही सभी महिला कर्मचारियों की इज्जत करे, उनके साथ इज्जत से पेश आए, तो ऑफिस के दूसरे कर्मचारी भी महिलाओं की इज्जत करेंगे।
बॉस का ही फ़र्ज़ है कि वो महिला कर्मचारियों को ऑफिस में सुरक्षित माहौल दें। सौम्या भी ये सब देखकर बुत बनकर खड़ी रह जाती है। सौम्या, आप अपने केबिन में जाइए और अपना काम देखिए। कार्तिक सौम्या को आवाज़ लगाकर कहता है। सौम्या को एकदम होश सा आता है और वो अपने केबिन में चली जाती है। आज की घटना के बाद सौम्या के दिल में कार्तिक के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। वो कार्तिक से और उसकी सोच से बहुत प्रभावित होती है। कार्तिक उसका बॉस है और वो कार्तिक के ऑफिस में काम करती है। इस बात पर उसे बड़ा फ़ख्र होता है। उसे कार्तिक के साथ दोस्ती पर भी बड़ा गर्व होता है। वो सोचती है अब वो बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित माहौल में काम कर सकती है। आज उसे राजीव की बहुत याद आती है। उसका मन कार्तिक की और राजीव की तुलना करने पर मजबूर करने लगता है। कार्तिक और राजीव की सोच एक जैसी है। आज कार्तिक की जगह राजीव होता तो वो भी ऐसा ही करता जैसे कार्तिक ने किया। शाम को कार्तिक और सौम्या लगभग एक ही समय पर घर पहुंचते हैं। आज सौम्या कार्तिक को रोकती है। कार्तिक, आज जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी कहूँगी तहे दिल से धन्यवाद। सौम्या, आपकी जगह कोई दूसरी लड़की भी होती तो मैं ऐसा ही करता। मेरे ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच एकदम साफ सुथरा और स्वस्थ माहौल होना चाहिए। फिर आप तो मेरी दोस्त हैं, आपके साथ कुछ गलत होते कैसे देख सकता हूँ? वो मुस्कुराकर कहता है। सौम्या उसे ध्यान से देखती है। उसे कार्तिक की शक्ल में राजीव नजर आता है। क्या हुआ, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ कि आप मुझे देखकर खो गई? कार्तिक वापस अपने मूड में आ गया। पहली चीज़, आप मुझे ऑफिस के बाहर आप कहना बंद करिए। बाहर हम दोस्त हैं ना, सौम्या हंसते हुए कहती है। कार्तिक उसके हंसते हुए गालों पर पड़ने वाले डिंपल को देखता रह जाता है। हाय, मेरा दिल इन डिंपल में कहीं खो गया, कार्तिक सोचता है। क्या हुआ? सौम्या उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहती है। ये नियम तुम पर भी लागू होता है, तुम भी मुझे ऑफिस के बाहर आप नहीं कहोगी। ऑफिस के बाहर हम दोस्त हैं ना? ओके, सौम्या हंसते हुए कहती है और बाय करके अपने घर चली जाती है। बनाने वाले ने इसको बनाने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। 2-4 साल तो लग ही गए होंगे इसे बनाने में। कार्तिक मन ही मन बड़बड़ाता हुआ घर आ जाता है। सौम्या और कार्तिक की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लग जाती है। सौम्या अब कार्तिक पर पूरी तरह से यकीन करने लगी थी। सौम्या अब कभी भी कार्तिक के साथ उसकी कार से भी ऑफिस जाने और आने लग जाती है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आता है। सौम्या और कार्तिक के परिवार वाले भी आपस में घुल मिल जाते हैं। उनका भी एक दूसरे के घर आना जाना खूब लगा रहता है। सौम्या भी कार्तिक के घर आने जाने लगती है। वो भी अब सबसे बातें करने लगती है, सबके साथ घुल मिल जाती है। सौम्या अब धीरे धीरे वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटने लगती है। उसकी आंखों की उदासी अब थोड़ी थोड़ी छटने लगी थी। वो अब थोड़ा हंसने बोलने लगी थी। ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और उसका पूरा श्रेय वो कार्तिक को देते हैं। वो लोग भी कार्तिक को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी सौम्या कभी कभी एकदम उदास हो जाती है, हंसते हंसते गुमसुम हो जाती है। कार्तिक को तो अब सौम्या के बिना कुछ सूझता ही नहीं था। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की से सौम्या के घर की तरफ झांकना, जहाँ कभी कभी सौम्या उनके लॉन में घूमते हुए दिख जाती है। फिर सौम्या के साथ ही ऑफिस जाना, कभी अपनी कार में साथ जाना और कभी उसकी कार और सौम्या की स्कूटी का साथ निकलना, और अक्सर शाम को साथ ही घर आना। कार्तिक के रात दिन सौम्या की सोच के साथ शुरू और उसी को सोचते हुए ख़त्म हो रहे थे। लेकिन वो कभी अपने मन की बात सौम्या को नहीं कह पाया। उसे डर था कि सौम्या को मन की बात कहने से कहीं सौम्या दोस्ती ही ना ख़त्म कर दे। अब सौम्या की बीमारी कार्तिक को लग गई। अब वो अक्सर शून्य में ताकता रहता है, सौम्या के बारे में सोचता रहता है। जब वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाता है तो दोस्ती के बहाने सौम्या को बार बार फ़ोन करता है। वो उसको देख नहीं पाता तो उसे लगता है कब वापस शहर पहुंच जाए और सौम्या से मिल ले। जो कार्तिक कभी प्यार मोहब्बत का मजाक उड़ाया करता था, प्यार करने वालों का मजाक बनाया करता था, उनको मजनू कहकर चिढ़ाया करता था, वो अब उस दौर से गुजर रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि क्या हालत हो जाती है प्यार में इंसान की। उस पर तुर्रा ये कि वो अपनी हालत के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सौम्या को खोना नहीं चाहता था। 6 महीने गुजर गए सौम्या और कार्तिक की दोस्ती को। कार्तिक की बहन रीतू कार्तिक के दिल की बात समझ रही थी। वो बार बार कार्तिक को अपने मन की बात सौम्या को बताने के लिए कहती, लेकिन कार्तिक मना कर देता। भैया, 2 दिन बाद सौम्या का जन्मदिन है। अच्छा, तुझे कैसे पता? जासूसी उपन्यास ज़्यादा पढ़ने का नतीजा है ये, कि अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी सब पता रहता है तुझे। कार्तिक बोला। क्या भैया, आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो सौम्या की मम्मी आई थी और वो बता रही थी और कह रही थी कि पहले सौम्या का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते थे, लेकिन अब सौम्या मना कर देती है। वो कोई खुशियाँ मनाना ही नहीं चाहती। रीतू बताती है, हाँ ऐसा तो हो गई। जिसकी ज़िंदगी में इतने बड़े हादसे हुए हों, उसका मन कैसे खुशियों का मनाने का होगा।
लेकिन भैया मेरे पास एक प्लान है जिससे आप सौम्या को उसके जन्मदिन पर खुश कर सकते हैं। तो कब बोलेगी प्लान? 2 साल बाद, कार्तिक चिढ़कर कहता है। 4 साल बाद, रीतु भी भाव खाती है। छोटी बोल ना, तू तो मेरी प्यारी बहन है ना। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, रीतु हंसते हुए बोली। तू बोले तो मैं माउंट एवरेस्ट के नीचे चला जाऊं? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऋतु हंसते हुए अपना प्लान कार्तिक को बताती है। चलो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। आज तूने बहन होने का हक अदा कर दिया। रक्षाबंधन पर जितने गिफ्ट लिए मुझसे वो तूने सूद समेत लौटा दिए हैं। कार्तिक ऋतु को छेड़ते हुए कहता है, और मैं सूद समेत वापस भी ले लूँगी। मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं प्लान को फ्लॉप भी कर सकती हूँ। ना माते ना, इतना जुल्म मत करना, आप नाराज़ मत होना। कार्तिक हाथ जोड़ते हुए कहता है। ऋतु भाव खाते हुए कहती है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कार्तिक बड़बड़ाता है। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम अपने प्लान पर शुरू हो जाओ। 2 दिन बाद सौम्या के जन्मदिन पर कार्तिक सौम्या के जन्मदिन पर सुबह उसे खूबसूरत फूलों का बुके देता है, जिसे सौम्या खुश होकर ले लेती है। कार्तिक उसे अपने साथ कार में ऑफिस जाने को कहता है, जिसे सौम्या मान जाती है और दोनों साथ में ऑफिस चले जाते हैं। दोनों का पूरा दिन ऑफिस में काम में निकल जाता है। शाम को जब दोनों घर के लिए निकलते हैं तो कार्तिक कार को घर की बजाय दूसरी सड़क पर मोड़ लेता है। कार्तिक, ये तुम कहाँ जा रहे हो? ये घर का रास्ता तो नहीं है, तुमको भगा कर ले जा रहा हूँ, कार्तिक हंसते हुए कहता है। तो सौम्या उसे घूरने लगती है। अब घूरना बंद करो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं अभी कुंवारा मरना नहीं चाहता। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए कुछ सरप्राइज रखा है, वहीं ले जा रहा हूँ। लेकिन कार्तिक, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हें पसंद नहीं है ये सब, लेकिन हमारी दोस्ती की खातिर आज मान जाओ प्लीज़। कार्तिक मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है। ठीक है चलो, लेकिन अपनी शक्ल पर बारह मत बजाओ, सौम्या मुस्कुराकर कहती है। थोड़ी देर में कार एक होटल के आगे रुकती है। दोनों उतरकर होटल में जाते हैं। वो एक शानदार होटल है। बाहर बहुत बड़ा बागीचा है जिसमें बीच में फुव्वारा लगा हुआ है। बहुत सारे खूबसूरत फूल उगे हुए हैं। होटल संगमरमर से रजवाड़ी तरीके से बना हुआ है। दोनों होटल के हॉल के दरवाजे के पास आते हैं। तभी कार्तिक कहता है, तुम अंदर चलो, मैं बस 2 मिनट में आया। और सौम्या दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। अंदर घुप अंधेरा होता है। सौम्या को थोड़ा डर लगता है। वो कार्तिक को आवाज़ लगाती है। तभी उसके ऊपर कुछ गिरता है और एकदम लाइटें जल जाती हैं। सौम्या देखती है उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात हो रही है। पूरे हॉल में फर्श पर तरह तरह के गुलाब बिछे हुए हैं। पूरे हॉल में मध्यम मध्यम लाइटें और मोमबत्तियां जल रही हैं। लाइटें और मोमबत्तियां भी रंग बिरंगी हैं। हॉल में चारों तरफ सुंदर सुंदर गुब्बारे लगे हुए हैं और हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल रखी हुई है। पूरी टेबल पर गुलाब बिछे हुए हैं और उस पर बड़ा सा केक रखा है। कुल मिलाकर बहुत ही दिलकश माहौल है। तभी धीमी धीमी आवाज़ में एक मधुर संगीत बजने लगता है। एक कोने से कार्तिक निकलकर आता है। वो सौम्या का हाथ पकड़कर हॉल में लेकर जाता है और उसके साथ डांस करता है। फिर वो सौम्या को टेबल के पास ले जाकर उससे केक काटने को कहता है। जैसे ही सौम्या केक काटती है तभी जन्मदिन का गाना बजने लगता है। बहुत समय के बाद सौम्या को खुशी महसूस होती है, शायद 2 साल बाद। वो बहुत खुश हो जाती है। कार्तिक और सौम्या साथ में डिनर करते हैं। कार्तिक सौम्या को बताता है कि ये सब ऋतु का प्लान किया हुआ है। सौम्या खुश होकर कहती है कि उसने कई सालों बाद अपना जन्मदिन मनाया है। डिनर के बाद वो जाने लगते हैं कि फिर कार्तिक कहता है, मैं बस 2 मिनट में आया। सौम्या सोचती है, पहले 2 मिनट का बोलकर गया तो इतना शानदार सरप्राइज़ दिया, अब 2 मिनट का बोलकर फिर से गया, अब पता नहीं क्या सरप्राइज़ देगा। कार्तिक आकर सौम्या को आंखें बंद करने को बोलता है। सौम्या आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में कार्तिक आंखें खोलने को बोलता है। सौम्या आंखें खोलती है तो देखती है कार्तिक उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। कार्तिक एक डायमंड रिंग आगे करके कहता है, सौम्या, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं मोहब्बत करता हूँ तो इसका कतई मतलब नहीं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन मेरा मेरे दिल पर काबू नहीं रहा है। सोते जागते उठते बैठते हर समय तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है, तुम्हारे ही विचार दिमाग में आते हैं। मैंने बहुत अपने आप को समझाया कि एक बॉस का अपने एम्प्लॉय के साथ ये सब सही नहीं है, और फिर मेरे ऑफिस में तो बिल्कुल ही नहीं चलता ये सब। लेकिन क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए आज ऑफिस के बाहर तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूं। अगर तुम मुझे अपने लायक समझो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सौम्या, अपनी ज़िंदगी के सफ़र में तुम्हें हमसफ़र बनाकर चलना चाहता हूँ।
अगर तुम मना करोगी तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ये पूरी तरह से तुम्हारी मर्ज़ी पर निर्भर है। मुझे सिर्फ़ एक बात की खुशी रहेगी कि मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कह दी। मन में कोई बोझ नहीं रहेगा। सौम्या कुछ देर खामोशी से कार्तिक को देखती रही। सौम्या कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। सौम्या ने कार्तिक को खड़ा होने का इशारा किया। कार्तिक खड़ा हो गया। सौम्या उसे कसकर एक थप्पड़ मार देती है। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम लोग हमेशा एक लड़की से दोस्ती का यही मतलब निकालते हो। मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना और तुम मेरी दोस्ती का ये सिला दे रहे हो। सौम्या रोती हुई बोली और दरवाजे से बाहर जाने लगी। सौम्या प्लीज़ मेरी दोस्ती को गलत मत समझो। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दोस्ती को गाली मत दो। और रही बात मोहब्बत की, तो वो तो मैं तुमसे हमेशा करता रहूँगा। अब मेरा दिल मेरे समझाने में नहीं है। सौम्या कोई जवाब नहीं देती है और दरवाजे से बाहर निकलकर रिक्शा से घर आ जाती है। अगला दिन सामान्य सा ही दिन था। कार्तिक की आंखें रात भर ना सो पाने की वजह से लाल हो रही थी। वहीं सौम्या का भी सिर रात भर ना सो पाने की वजह से भारी भारी लग रहा था। सौम्या और कार्तिक दोनों खामोश से अपने विचारों के कश्मकश में थे। दोनों के ही दिल में बेचैनी थी, लेकिन सबके सामने सामान्य बने हुए थे। कार्तिक अपने कैबिन में विचारों में गुम था कि वहाँ विपिन आ जाता है। कार्तिक अपने कैबिन में विचारों में गुम था कि वहाँ विपिन आ जाता है। विपिन कुछ मार्केटिंग के बारे में बताता है। विपिन देखता है कि कार्तिक खाली आंखों से उसे घूर रहा है, मतलब कि कार्तिक की नज़रें विपिन पर हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। विपिन उसे कहता है, अब तुम मुझे डेट करेगा क्या? विपिन कार्तिक की आंखों के सामने हाथ लहराकर कहता है, क्या मतलब? तू मुझे इतने ध्यान से देख रहा है तो मुझे डेट करने का इरादा है क्या? कुछ भी मत बोल। तू मुझे इतने ध्यान से घूर रहा था। ज़रूर आज मुझे तेरी नज़र लगी होगी। शाम को घर जाकर मार से कहूँगा कि मिर्ची जलाकर मेरी नज़र उतार दे। हाँ, और कुछ मिर्च तेरे मुंह में भी ठूस दे। अब बोल, क्या काम है, क्यों आया था? लो बोलो। इतनी देर से मैं कौन सी भाषा में बोल रहा था जो तेरी समझ में नहीं आया? बेटा तू तेरा घूरना कंटिन्यू कर। दोबारा बोलने की ताकत नहीं अब मुझ में। विपिन हंसकर चला जाता है। सौम्या हमेशा कुछ सोच में ही रहती है, जैसे कि कोई निर्णय नहीं ले पा रही हो। सुनती कुछ है और करती कुछ और ही है। ऑफिस में किसी को उन दोनों में क्या चल रहा है ये मालूम नहीं था। सभी जानते हैं कि दोनों पड़ोसी हैं, इसलिए अक्सर साथ आते जाते हैं और फिर भी कार्तिक का भी व्यवहार अच्छे से जानते हैं। 3 दिन बाद रात में खाना खाकर कार्तिक अपने लॉन में टहलता है। तभी उसे व्हाट्सएप पर सौम्या का मैसेज आता है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कुछ बातें हैं जिनको मैं तुमसे मिलकर क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, कल शाम को ऑफिस के बाद मिलते हैं। अगले दिन शाम को सौम्या ऑफिस से कार्तिक के साथ ही घर के लिए निकलती है। कार्तिक उसे फिर वहीं नदी के किनारे ले जाता है और वहाँ बेंच पर दोनों बैठ जाते हैं। कार्तिक, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। मेरा दिल तुम्हारी बातें मानने को कर रहा है। थैंक्स सौम्या मेरी बातों का विश्वास करने के लिए। लेकिन दुविधा ये है कि ये भी एक शाश्वत सच्चाई है कि मैं एक विधवा हूँ, तो ऐसे में समाज क्या कहेगा कि एक विधवा ने। सौम्या बात अधूरी छोड़ देती है। सौम्या, समाज तो तुम कुछ नहीं करोगी तब भी कहेगा। समाज से क्यों डरती हो? समाज को तो हर हाल में कहना ही है। 2 साल तुम इतनी परेशान रही, कौन सा समाज तुम्हारी मदद को आगे आया? अपना दुख तुमने आप ही सहा, तो अब क्यों समाज का सोचती हो? लेकिन लोग कहेंगे कि मैंने अपने ही बॉस को फांस लिया। क्यों? बॉस कोई पंछी है जिसे पिंजरे में फांस लिया? और बॉस कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो मीठी बातों में फंस जाए। सौम्या, मैं बॉस से पहले तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए ऐसी बातें मत सोचो। कोई कुछ कहेगा तो मैं जवाब दूंगा। तुमको कुछ कहने से पहले उसे मुझसे बात करनी होगी। मैं हमेशा हर पल, हर अच्छे और बुरे पल में तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे मम्मी पापा एक विधवा से तुम्हारी शादी को मान जाएंगे क्योंकि तुम गुड लुकिंग हो, अच्छा कमाते हो, तो तुमको तो कोई भी अच्छी सी कुंवारी कन्या मिल जाएगी। फिर क्यों एक विधवा से विवाह? मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ज़रूर मेरी बात मानेंगे। और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, शादी ही तो कर रहा हूँ, उसमें विधवा या कुंवारी क्या? जिससे प्यार करता हूँ उसी से तो शादी करूँगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, पहले तुम अपने मम्मी पापा से बात करो। सौम्या धीरे से बोलती है, क्योंकि उसे अभी भी राजीव की याद आ रही है और दिल में कहीं लग रहा है कि वो राजीव के साथ धोखा कर रही है। लेकिन वो ये भी जानती है कि उसके मम्मी पापा कभी ना कभी उसकी शादी करेंगे ही, और किसी अनजान से करना इससे अच्छा तो कार्तिक से करना है। वो उसे जानती है, उसे पसंद भी करती है, और फिर किसी ने सच ही कहा है, शादी उसी से करो जो तुमको प्यार करे, उससे ना करो जिससे तुम प्यार करो और वो तुमसे ना करता हो। सौम्या और कार्तिक घर आ जाते हैं। कार्तिक तो बहुत खुश है, उससे उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही है।
वो रास्ते में सौम्या का हाथ पकड़कर कहता है, सौम्या, मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं समझ नहीं आता। तुमने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपने लायक समझा। मेरा विश्वास करो, मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इन होठों पर अब से हमेशा हंसी ही खेलती रहेगी, वादा है मेरा। सौम्या मुस्कुरा देती है। सौम्या और कार्तिक घर आ जाते हैं। सौम्या खोई खोई सी अपने घर के अंदर चली जाती है। कार्तिक तो आज बहुत खुश है और वो सीटी बजाते हुए घर में प्रवेश करता है। भैया, आज तो बहुत खुश हैं आप, कौन सी लॉटरी लग गई है? रितु कार्तिक को कहती है, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। लेकिन मैंने तो इस शैतान का नाम लिया ही नहीं। कार्तिक मन ही मन सोचता है, क्या हुआ भैया, कहाँ खो गए? छोटी, आज तुझे तेरी फेवरेट आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ। यही तो पूछ रही हूँ, ये पार्टी क्यों? तुझे सब बताऊंगा, तू चल तो सही पहले, या सब यही पूछ लेगी? समझा कर यार। ओके ओके, चलती हूँ। कार्तिक रितु को बाजार ले जाता है। वहाँ वो रितु को सौम्या की सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि अब उसे मम्मी पापा को सौम्या के बारे में बताने के लिए रितु की मदद चाहिए। रितु कहती है, भैया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली सौम्या मान गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने उसे मना लिया। क्यों, अपने भाई को इतना गया गुजरा समझा है क्या कि मैं सौम्या को नहीं मना सकता था? मालूम है, इसीलिए इतने दिन से आपके चेहरे पर 12 नहीं 13 बज रहे थे। छोटी, तुझे मेरी मदद करनी है या नहीं, या सिर्फ मेरा मजाक ही बनाना है? कार्तिक मुंह बनाते हुए कहता है, ओके, मैं तो आपकी मदद करने ही वाली हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इतनी बड़ी भाभी ला कर दे रहा हूँ, और क्या चाहिए तुझे? हाँ, कार्तिक भौहें ऊंची करते हुए बोलता है, आपकी कंजूसी तो जग हाजिर है भैया, लेकिन कोई बात नहीं, भाभी के लिए सब चलेगा, कंजूसी भी। हमारे मम्मी पापा को बनाओ मिशन आज से ही चालू होगा। और कार्तिक और ऋतु एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए घर आ जाते हैं। शाम को डिनर के लिए कार्तिक, उसके मम्मी पापा, दादू और ऋतु सब साथ में बैठते हैं। तभी ऋतु कहती है, मम्मी, भैया कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो गए? ज़्यादा बड़े हो गए, इसका क्या मतलब? 6 फीट से ज़्यादा तो नहीं हुआ? सोनम जी बोली, उफ मम्मी, अरे कहने का मतलब है कि वो उम्र में बड़े हो गए हैं। 27 साल का ही तो है, कौन सा 47 का हो गया है? तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ कहो, गोल गोल घुमाकर मत कहो जलेबी जैसे। ये सुनकर सबके मुंह पर मुस्कान आ जाती है। मम्मी, मेरे कहने का मतलब है कि अब भैया की उम्र शादी लायक हो गई है। अब तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। आप उनकी शादी पर ध्यान ना दें तो कहीं ये किसी लड़की को लेकर भाग न जाएं। ये सुनकर सब हंस देते हैं। अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं था कि कार्तिक शादी लायक हो गया है। अच्छा हुआ दादी अम्मा आपने बता दिया, सोनम जी हंसते हुए रितु से कहती हैं, और रितु मुँह बना लेती है। कार्तिक बेटा, अब बात निकली ही है तो मैं तुमको बता दूं कि हमने 4-5 लड़कियां देखी हैं जो हमें पसंद हैं। तुम उनके फ़ोटो देखकर बता दो जो तुमको पसंद हो, तो हम उनके घर वालों से बात कर लेंगे। सोनम जी कार्तिक से कहती हैं, और हाँ, तुमको कोई पसंद हो तो वो भी बता देना, हम उसके घर वालों से मिल लेंगे। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। कार्तिक के पापा कहते हैं, सच कहूँ मम्मी पापा, मुझे एक लड़की पसंद तो है। कार्तिक धीरे से कहता है, अच्छा कौन है वो, हमें भी तो पता चले कि हमारे राजकुमार का दिल किस राजकुमारी ने चुराया है। सोनम जी कहती हैं, आप लोग उसे अच्छे से जानते हैं, कौन है वो? सौम्या, कार्तिक धीरे से झिझकते हुए कहता है। कार्तिक सबको चौंकते देख थोड़ा घबरा जाता है। सभी घरवाले थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, क्या? ये देख कार्तिक थोड़ा संकोच में पड़ जाता है और सबकी तरफ देखता है। वैसे भी जिस परिवार में संस्कार सर्वोपरि होते हैं और जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ बच्चों को शादी के लिए अपनी पसंद बताने में थोड़ा संकोच हो जाता है। यहाँ तो कार्तिक ने थोड़ी हिम्मत करके अपनी पसंद का नाम तो बता दिया, लेकिन सभी घर वालों के इस तरह चौंकने से थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? कार्तिक बोला, लेकिन बेटा सौम्या कैसे? वो तो। कार्तिक के पापा बात अधूरी छोड़ देते हैं। हाँ, वो तो विधवा है, लेकिन उससे क्या, उसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए हम सौम्या से भी ज़्यादा सुंदर कुंवारी लड़की देखेंगे। सोनम जी ने कहा, लेकिन मम्मी, आप लोग कोई अनजान लड़की लाओगे, वो पता नहीं हम लोगों के साथ और भैया के साथ निभा पाएगी या नहीं। सौम्या को तो हम अच्छे से जानते हैं और वो भी हमें जानती है, उसका व्यवहार भी हमें मालूम है। मम्मी पापा, सौम्या बहुत अच्छी लड़की है और फिर वो भैया को भी पसंद है। रितु ने भी अपना मिशन खोल दिया मम्मी पापा को मनाने का। तुम चुप रहो रितु, जानती हो लोग क्या बातें बनाएंगे। किनके बेटे को लड़की नहीं मिल रही थी, इसलिए एक विधवा से शादी की। सोनम जी ने रितु को डांट दिया और रितु का मिशन चालू होने से पहले ही फेल हो गया। और मैंने इतने सालों में जो इज्जत बनाई है समाज में, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। कार्तिक एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे बिल्कुल आशा नहीं थी कि उसके घर वालों का ऐसा रिएक्शन होगा।
वो तो सोचकर बैठा था कि जैसे ही वो अपने मम्मी पापा को सौम्या के बारे में बताएगा तो वो खुशी खुशी उसकी शादी के लिए मान जाएंगे। ठीक है, आप लोग मना करते हैं तो मैं सौम्या से शादी नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगा, बोलकर कार्तिक उठ जाता है। सोनम जी कार्तिक को खाना ख़त्म करने को कहती है, लेकिन कार्तिक नहीं मानता और वो चला जाता है। इस सब वार्तालाप के बीच दादू एक शब्द नहीं बोलते, वो चुपचाप सबकी बातें सुनते हैं। घर में एकदम से खामोशी छा जाती है। सब अपने अपने रोज़मर्रा के काम तो करते हैं, लेकिन एक मशीन की तरह। जो घर हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता था, वहाँ अजीब सी खामोशी का राज हो गया। कार्तिक नाश्ता कभी घर पर करता तो कभी नहीं करता। उसकी मम्मी बोलती तो मन मार कर 2 कोर खा लेता, लेकिन वो अभी भी डिनर सबके साथ ही करता था। ये उसके माता पिता के संस्कार ही थे कि एक समय का खाना घर के सदस्यों को साथ मिलकर करना है। कार्तिक ने अभी भी ये नियम नहीं तोड़ा। वो डिनर में सबके साथ बैठता, लेकिन थोड़ा सा खाकर उठ जाता। उसके मम्मी पापा उसे उदासी से देखते रहते। कार्तिक घर आकर अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, किसी से कोई बात नहीं करता। सौम्या भी रोज ऑफिस में उससे मिलती, वो उसकी हालत समझ रही थी। उसे पहले से ही अंदाज़ा था कि ये सब होगा, इसलिए वो कार्तिक से कुछ नहीं पूछती है, बस अपने कैबिन से चुपके चुपके उसे देखती रहती है। और कार्तिक हमेशा चुपचाप उदास और शून्य में देखते हुए, कुछ सोचते हुए ही मिलता। विक्रम कार्तिक के कैबिन में आता है। कार्तिक, क्या हाल बना लिया है तूने अपना? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या? कार्तिक थोड़ी देर विक्रम को देखता रहता है, फिर वो उसे सब कुछ बता देता है कि सौम्या और उसके बीच क्या है और कार्तिक के घर वाले क्या बोल रहे हैं, सब कुछ। विक्रम कहता है कि उसे पहले से ही अंदाज़ा था कि कार्तिक के दिल में सौम्या के लिए एहसास है, लेकिन वो कभी कार्तिक से पूछता नहीं था। मुझे मेरे यार पर विश्वास था कि तू खुद मुझे बताएगा। तुझे जब भी और जैसे भी मेरी ज़रूरत हो बोलना, ये तेरे जान जिगर हमेशा तेरे साथ है। लेकिन तू कोर्ट मैरिज भी तो कर सकता है, विक्रम आइडिया देता है। नहीं यार, जब भी शादी करूँगा सौम्या से ही करूँगा, और वो भी घर वालों की खुशी के साथ। नहीं तो शादी ही नहीं करूँगा। वहाँ मेरे शेर, मुझे तुम पर गर्व है। अब थोड़ा अपना हुलिया सुधार ले और याद रखना मैं तेरे साथ हूँ। थोड़ी देर कार्तिक और विक्रम बात करते हैं और फिर विक्रम चला जाता है। कार्तिक की हालत देखकर उसके मम्मी पापा भी बहुत दुखी होते हैं। इन सब के बीच दादू खामोशी से सबका रवैया देखते हैं। एक रात दादू कार्तिक के कमरे में आते हैं। कार्तिक बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को समझाता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दादू, आप मेरे साथ हो, आप मम्मी पापा जैसे लोग और समाज नहीं सोचते हो। नहीं बेटा, मैं लोग और समाज के पहले अपने बच्चे की खुशी देखता हूँ। और फिर तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। सौम्या सच में बहुत अच्छी बच्ची है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। दादू, आप ग्रेट हो, आप पुराने हो, लेकिन विचार मॉडर्न है। मुझे तो डर था कि आप सबसे पहले मना कर दोगे। पुराना तो तेरा बाप है, मैं तो आज भी जवान और मॉडर्न हूँ। यस दादू, कार्तिक प्यार से दादू के गले लग जाता है। दादा दादी हमेशा पोते पोतियों से बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। वो कहावत दादा दादी और पोते पोती की जोड़ी पर भी लागू होती है। और यहाँ तो दादू और कार्तिक शुरू से पक्के वाले दोस्त हैं, तो फिर दादू कार्तिक को अकेला कैसे छोड़ देते? दादू भले ही कार्तिक को समझाते हैं और कहते हैं कि वो उसके मम्मी पापा को भी समझाएंगे, लेकिन कार्तिक को यकीन नहीं होता है कि उसके पापा मान जाएंगे, क्योंकि वो अपने पापा की ज़िद जानता है। वो बहुत तनाव में आ जाता है। अगले दिन सभी अपने सामान्य रोज़मर्रा के काम करते हैं। कार्तिक भी थोड़ा बहुत नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। ऋतु भी कॉलेज निकल जाती है। कार्तिक के पापा ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन दादू उनको आवाज़ लगाकर रोक लेते हैं। वो कार्तिक के पापा और मम्मी दोनों को बुलाते हैं। तुम दोनों यहाँ बैठो। दादू कार्तिक के पापा मम्मी दोनों को बैठने को बोलते हैं। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो कार्तिक के साथ? उसने कौन सी गलत मांग कर ली है? पापा, वो सौम्या से, विधवा से शादी करना चाहता है। कार्तिक के पापा बोले, हाँ तो उसमें क्या गलत है? उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करना कैसे गलत हो गया? पापा, पसंद की लड़की से शादी करना गलत नहीं है, लेकिन सौम्या विधवा है। कार्तिक को बहुत सी अच्छी कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी। सौम्या से शादी करेगा तो सब यही कहेंगे कि कार्तिक में ही कोई कमी है, इसलिए उसे कुंवारी लड़की नहीं मिली और उसने विधवा से शादी की। और सोसाइटी में जो हमने इतने सालों में इतना मुकाम बनाया है, जो इज्जत कमाई है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। कार्तिक के पापा ने कहा, और कोई कारण है तो वो भी बता दो। पापा, ये क्या कोई छोटे कारण हैं? तुम लोग कार्तिक को देखो, अगर वो चाहता तो सौम्या से कोर्ट मैरिज कर लेता। फिर तुम लोग क्या करते? फिर तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत का क्या होता? लेकिन ये उसको दिए गए संस्कार ही हैं जो उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। उसने अपनी खुशी से पहले तुम लोगों की खुशी और इज्जत का सोचा,
और तुम लोग उसकी खुशी का बिल्कुल नहीं सोच रहे। रही बात सौम्या और सोसाइटी की, तो जब तुम अपना बेटा खो दोगे तो क्या ये सोसाइटी के लोग तुमको तुम्हारा या उनका बेटा देंगे? कार्तिक को देखो क्या हालत हो गई है उसकी, वो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समाज दिख रहा है। समाज तो 4 दिन बोलेगा, फिर उनको कोई नया मुद्दा मिल जाएगा बोलने के लिए, लेकिन हमें तो हमारा बच्चा और उसकी खुशी देखनी है। कोई दूसरी को आई लड़की से उसकी शादी कर दी और वो उसके साथ खुश रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए समाज को छोड़ो और अपने बच्चे की खुशी देखो। बच्चों से बढ़कर समाज नहीं है, समाज भी हम लोगों से ही बनता है। कार्तिक के मम्मी पापा खामोशी से दादू की बातें सुनते हैं और समझ भी जाते हैं। उसकी मम्मी तो कार्तिक को इतना उदास और गुमसुम देखकर पहले ही सौम्या के साथ शादी का मन बना चुकी थी, लेकिन उसके पापा से कहने में थोड़ा डर रही थी। शाम को घर के सभी लोग डिनर के लिए इकट्ठे होते हैं, तब कार्तिक के पापा कहते हैं, कार्तिक हमने तो डिसाइड कर लिया है कि अब सौम्या से तो तुम्हारी शादी। वो बात अधूरी छोड़ते हैं और कार्तिक और सभी की तरफ देखते हैं, लेकिन कार्तिक सिर झुकाकर खाना खाने में लगा होता है, क्योंकि उसे यकीन है कि पापा अब मना करने वाले हैं। वो सिर ऊपर ही नहीं करता। सौम्या से तो तुम्हारी शादी होने ही वाली है, तो उसके घर पर बात करने कब जाना है? कार्तिक एकदम से सिर ऊपर उठाकर पापा को देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि पापा उसकी शादी सौम्या से करने को मान गए। वो सभी घर वालों को देखते हैं, सभी मुस्कुराते हैं। उसके पापा फिर से बात दोहराते हैं और उसकी मम्मी को पूछते हैं कब जाना है सौम्या के मम्मी पापा से बात करने के लिए। वो लोग अगले ही दिन जाने का निश्चित करते हैं। डिनर के बाद कार्तिक सौम्या को फ़ोन करके ये खुशखबरी देता है और ये भी बताता है कि कल दादू और मम्मी पापा उसके घर आने वाले हैं उसके मम्मी पापा से बात करने। सौम्या को भी एकदम से यकीन नहीं होता, वो भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कार्तिक अभी ये बात उसके मम्मी पापा को बताने से मना कर देता है। उनके लिए सरप्राइज़ रखने को बोलता है। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं और आगे की योजना बनाते हैं, जिसमें कार्तिक ही ज़्यादा बोलता है। सौम्या खुश तो बहुत है, लेकिन राजीव के लिए गिल्ट महसूस करती है। उसे इस मौके पर राजीव की बहुत याद आती है कि उसने भी उसके मम्मी पापा को शादी के लिए बात कर उनको मनाया था और सौम्या को ऐसे ही फ़ोन पर खुशखबरी दी थी। कार्तिक सौम्या के मन की उधेड़-बुन समझता है और उसे समझाता है, जिससे सौम्या का मन थोड़ा शांत हो जाता है। अगले दिन कार्तिक और सौम्या ऑफिस चले जाते हैं और दादू और कार्तिक के मम्मी पापा सौम्या के घर जाते हैं सौम्या को कार्तिक के लिए मांगने के लिए। उसके मम्मी पापा को विश्वास ही नहीं होता कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा घर मिल रहा है। भाई साहब, मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए, जो कार्तिक जैसा जीवन साथी और आप जैसे माधु और मम्मी पापा मिल रहे हैं। कार्तिक के मम्मी पापा बता देते हैं कि सौम्या भी इस रिश्ते में राजी है। वो सभी 2 महीने बाद शादी की तारीख रखते हैं। 2 महीने तो शादी की तैयारियों में एकदम से निकल जाते हैं। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है, सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन शादी के पहले तक सभी मेहमानों को मालूम नहीं होता है कि सौम्या पहले क्या थी। शादी के बाद किसी को ये पता चल गया और सभी रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लग गई। मुंह दिखाई के बाद जब सौम्या और कार्तिक अपने कमरे में जाने के लिए उठते हैं, मैंने सोनम को कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां बताई थी कार्तिक के लिए, लेकिन सोनम सबको मना करती रही। बोलती थी कि मैं तो मेरे कार्तिक के लिए ऐसी लड़की लाऊंगी कि सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। एक रिश्ते की मौसी बोली, हाँ हमारी आंखें तो चुंधिया गई हैं एक विधवा को कार्तिक की पत्नी देखकर। सोनम क्या इसलिए इतनी लड़कियां ठुकरा रही थी? रिश्ते की एक बुआ बोली। उनकी बातें सुनकर सौम्या और कार्तिक ठिठक कर खड़े हो गए। तभी कार्तिक की मम्मी बोली, मौसी जी, बुआ जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन सौम्या विधवा नहीं है, वो अब सुहागन है, मेरे कार्तिक की पत्नी है और मेरी बेटी है। मैं ऐसी बातें अपनी कार्तिक की सुहागन और मेरी बेटी के लिए नहीं सुन सकती। आप लोग आए अच्छा लगा, लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी बातें करके मेरे बच्चों का दिल ना दुखाएं और ना ही शादी का हंसी खुशी का माहौल ख़राब करें। आप मेहमान हैं, आपकी इज्जत करना हमारा धर्म है और आप खुद को इज्जत से रहना आपका धर्म है। कार्तिक की मम्मी सभी मेहमानों से बोलती हैं और सभी मेहमान चुप हो जाते हैं। वैसे भी नया युवा वर्ग तो कार्तिक के इस फैसले में उसके साथ ही था। ये देखकर सौम्या और कार्तिक अपनी मम्मी को देखते रह जाते हैं और मम्मी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती हैं और पलकें झपकाकर सब ठीक है का आश्वासन देती हैं। सौम्या और कार्तिक जीवन के सफ़र में साथ साथ चलने के लिए एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि अब उनकी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आती है तो उनके बड़े, उनके मम्मी पापा उनके साथ हैं और वो दोनों उनके साथ मिलकर
हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह कार्तिक और सौम्या का मोहब्बत का सफ़र पड़ोसी बनकर शुरू हुआ, जिसमें एक नए मोड़ पर कार्तिक सौम्या का बॉस भी था और अब दोनों पति पत्नी बनकर इस मोहब्बत के सफ़र पर साथ साथ आगे बढ़ गए। और हम आशा करते हैं कि इस सफ़र में दोनों हमेशा हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते जाएं।